नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, उम्र बढ़ना और उसे धीमा करने की जो कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल, ये आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, तो हमने इस पर काफ़ी कुछ देखा है। जीवन शैली पर लेख है, ऑनलाइन फोरम पर जैसे रेडिट पर बातें हैं, वैज्ञानिक रिसर्च भी है और हाल की कुछ घटनाओं पर न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं। और हाँ, इसमें बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट की भी खबरें हैं। सही। तो हमारा मकसद है समझना कि ये एंटी एजिंग आखिर है क्या भला, क्या काम करता है क्या नहीं, और खतरे क्या हैं इसमें। तो शुरू करते हैं कि उम्र बढ़ना आखिर होता क्या है। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये एक नेचुरल मतलब कुदरती शारीरिक प्रक्रिया है। ओके। समय के साथ हमारे शरीर के अंग वो थोड़े कम असरदार तरीके से काम करने लगते हैं। अच्छा, और इसमें वो प्रीमेच्योर एजिंग वाली बात भी आती है, मतलब समय से पहले बूढ़ा दिखना। हाँ बिल्कुल, प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब यही है कि शरीर अपनी असल उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगे या महसूस हो। पर इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी हो, लाइफस्टाइल खराब हो या कोई बीमारी हो। और इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कब चिंता करनी चाहिए? देखिए, अगर त्वचा पर झाइयाँ, झुर्रियाँ या बाल ज्यादा झड़ें, थकान रहे, हड्डियाँ या मांसपेशियाँ कमजोर लगें और ये सब 35 साल से पहले दिखें, तो हाँ, ये प्री मैच्योर एजिंग के संकेत हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर ये बाहरी और अंदरूनी कारणों से तेज हो सकती है, तो क्या हमारी रोज की आदतें मतलब लाइफस्टाइल इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छी आदतें तो आप कह सकते हैं फाउंडेशन है, जैसे नियमित कसरत। हाँ, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है ना, त्वचा के लिए भी कहते हैं अच्छा है। बिल्कुल, और संतुलित खाना पीना। प्रोटीन जरूरी है मसल्स के लिए, घी यानी हेल्दी फैट, आंवला जूस विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, और चिया या फ्लैक्सीड्स फाइबर के लिए। ये सब फायदेमंद बताया गया है। और हाँ, धूप से बचना मतलब सनस्क्रीन लगाना और ज्यादा बैठे ना रहना, कैफीन कम करना, ये छोटी छोटी चीजें भी मदद करती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई लाइफस्टाइल की बात, पर आजकल सप्लीमेंट्स का भी बहुत जोर है। हाँ, बाजार भरा पड़ा है। तो क्या इनमें कुछ है? जैसे मैंने रेडिट और कुछ रिसर्च पेपर्स में कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ा था, बीटा कैरोटीन, एस्टैक्सेंथिन। हाँ, कैरोटीनॉइड्स पर रिसर्च हुई है। ये शायद त्वचा के लचीलेपन और झुर्रियों में कुछ मदद कर सकते हैं, पर यहाँ एक पेंच है। क्या? मात्रा बहुत जरूरी है। एक स्टडी में 30 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन फायदेमंद लगा, पर 90 मिलीग्राम नहीं। ओह। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट लेना खतरनाक भी हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी बात है। और कोलेजन पेप्टाइड्स, वो भी काफी पॉपुलर है। हाँ, कोलाजन पेप्टाइड्स रोजाना करीब 2.5 से 5 ग्राम पर भी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि ये त्वचा की नमी और लोच मतलब इलास्टिसिटी सुधार सकते हैं। और विटामिन सी और ई, ये तो जाने माने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स। पर मजे की बात यह है कि सिर्फ गोलियों के रूप में लेने पर त्वचा की उम्र बढ़ने पर इनका कोई खास असर स्टडीज में नहीं दिखा है। अच्छा। हाँ, शायद दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलाकर लेने पर कुछ फायदा हो। कुछ रिसर्च लाल जिनसैंग और एलोवेरा जेल पर भी हुई है, जिनमें कुछ पॉजिटिव नतीजे दिखे हैं। लेकिन इन सब सप्लीमेंट्स के साथ सावधानी भी बरतनी होगी, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन पर रेगुलेशन मतलब कड़ा सरकारी नियंत्रण अक्सर नहीं होता। तो आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि जो लेबल पर लिखा है वही अंदर है या उतनी ही मात्रा में है। हाँ, ये तो है। और ज्यादा डोज नुकसान कर सकती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट तो व्यायाम के फायदे भी कम कर सकते हैं। ओह। इसलिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, खासकर कोलेजन जैसा कुछ, डॉक्टर से पूछना बहुत बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हाल ही में एक दुखद घटना हुई, अभिनेत्री शिफाली जरीवाला की मौत। उसने एंटी एजिंग इलाजों और उनके खतरों पर फिर से ध्यान खींचा है। हाँ, वो बहुत दुखद था और खबरों के मुताबिक पुलिस जांच में ये बात आई कि वो कुछ एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन ले रही थीं, शायद ग्लूटाथियोन भी। हाँ, तो ये जो इलाज हैं जैसे बोटॉक्स, फिलर्स या ये ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, ये कितने सुरक्षित हैं? देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स जो झुर्रियां कम करते हैं, उन्हें अमेरिका की FDA ने कॉस्मेटिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, पर इनके भी अपने रिस्क हैं। ओके। और ग्लूटाथियोन वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर खुद बनाता है। इसके इंजेक्शन लोग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन FDA ने इसे इस काम के लिए मंजूरी नहीं दी है। तो असल खतरा क्या है इन इलाजों में? सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ये इलाज गलत तरीके से या किसी अनुभवहीन व्यक्ति से करवाए जाएं,
जैसे बोटॉक्स का टॉक्सिन शरीर में फैल सकता है। बाप रे। एक है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये त्वचा की एक बहुत खतरनाक रिएक्शन है। ओ। लिवर और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये इलाज सिर्फ एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट की देखरेख में ही करवाने चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं, अब तो ये अरबों डॉलर का बिजनेस भी बन गया है। हाँ, एंटी एजिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। गूगल की कैलिको लैब्स है, अमेज़न के जेफ बेजोस के पैसे से चलने वाली अल्टोस लैब्स हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उम्र को समझने और उसे उल्टने के तरीकों पर भारी पैसा लगा रही हैं। बिल्कुल, उनका फोकस है स्टेम सेल, जीन एडिटिंग, सेलुलर रीजेनरेशन, मतलब कोशिकाओं को नया जीवन देना और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को सुधारना। तो मतलब विज्ञान इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो उम्र बढ़ना एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छी जीवनशैली मदद करती है, ये तय है। सप्लीमेंट्स और इलाज, उनके दावे सुनने में अच्छे लगते हैं, पर सबूत अक्सर कमजोर या मिले जुले होते हैं और खतरे भी जुड़े हैं। सही। इसलिए एक्सपर्ट की सलाह और किसी भरोसेमंद प्रोफेशनल से ही इलाज करवाना सबसे सही है, खासकर जब इस फील्ड में रेगुलेशन की कमी है। और ये साफ है कि एंटी एजिंग अब सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि विज्ञान और बिजनेस दोनों का एक बड़ा गोल बन चुका है। हाँ, और जैसा युवाल नोआ हरारी ने अपनी किताब में भी इशारा किया है, ऐसा लगता है कि विज्ञान शायद उम्र बढ़ने को बस एक तकनीकी समस्या की तरह देख रहा है जिसे हल किया जा सकता है। एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हम उम्र पर जीत पा भी लें तो क्या ये तकनीक सबके लिए होगी या ये समाज में अमीर गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा देगी? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।